हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोगों ने प्लान किया था कि फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे, है ना। किस पे? लेबर लॉज पे, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी पे। और हमने एक शेड्यूल भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी ये आप एक को शेड्यूल दिया था। और बेस्ड ऑन दैट शेड्यूल आज हमारा लेक्चर 1 है, ठीक है। और आज से लगातार हम लोग 40 वीडियोज़ करेंगे। 40 वीडियोज़ की एक सीरीज़ है ये, है ना। 8 बजे रात में डेली आपको ये वीडियो मिलेगी और ये पूरी वीडियो जो होगी, सीरीज होगी, वो फ्री होगी, ठीक है। ये जो आपकी कोर्स है लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर या इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी की, वो आपको कहाँ कहाँ काम आएगा। पहले तो हर वो एग्जामिनेशन जहाँ पे सिलेबस में लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी है, वहाँ पे आपको ये काम आएगा। स्पेसिफिकली यूपीएससी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की एग्जामिनेशन लेती है, वहाँ पे भी मोर देन 20 क्वेश्चन जो है सो इसी टॉपिक पे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड ALC, इसमें तो मोर देन 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको इसी लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी पे होते हैं। तो उस शेड्यूल जो मैंने आपको शेयर की थी, उस शेड्यूल में आज का जो फर्स्ट डे था, कोई भी हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, तो पहले हम लोग बेसिक्स जानने की कोशिश करते हैं, है ना, कि अगर लेबर लॉज क्या है, लेबर वेलफेयर क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ सोशल सिक्योरिटी। क्योंकि जब तक बेसिक्स आपको नहीं पता होगा तो फिर बड़े बड़े एक्ट्स पढ़ने में कुछ नहीं होगा, नहीं समझ में आएगी फिर, है ना। तो बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए जो पहला क्लास है बेसिक्स है, एंड फिर अगली क्लास जो होगी वो बेसिक्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन और थ्योरी साथ साथ पढ़ने का फ़ायदा यही है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि हम जो पढ़े हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब कुछ बातें हैं, चूँकि फर्स्ट क्लास है तो कुछ बातें मैं आपको इसमें बता देता हूँ। पहली कि बता दिया मैंने कि आज से ठीक 40 दिन तक आपको 40 हर दिन 8 बजे रात में वीडियो मिलेगी। सेकंड, PDF मिलेगी, लेट हो थोड़ा सा हो सकता है, माइट पॉसिबल, बट यू विल गेट PDF, ठीक है। थर्ड, आप इसको शेयर नहीं करेंगे, है ना, ये कंडीशंस हैं, अदरवाइज फिर मुझे प्लान चेंज करनी पड़ेगी। तीसरा है कि सर इसके बाद बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं, सर अकाउंटेंसी, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स और इन बिटवीन द कोर्स वी विल लॉन्च द अकाउंटेंसी क्लासेज ऑल्सो, ठीक है। तो वो हम लोग आपको अनाउंस कर देंगे, क्लियर, ठीक है। अब इसकी आप क्या करोगे, रनिंग नोट्स बनाओगे जो भी आप पढ़ोगे, क्योंकि PDF अगर आप 40 वीडियो की PDF करोगे और हर PDF में अगर 50 भी स्लाइड्स होंगे तो 50 इंटू 40, है ना, 2000 स्लाइड्स आपके पास में 2000 पेज की PDF बन जाएगी, विच इज़ नॉट मच हेल्पफुल, है ना। तो इसलिए आप जैसे जैसे क्लास करो वैसे वैसे उसके रनिंग नोट बना लो, सो दैट कि फिर उसको आपको देखना ना पड़े और वो आपको रिवीजन में भी फ़ायदा होगा। दिस इज़ माय सजेशन। और हमेशा आप पहली वीडियो से देखेंगे, है ना, क्लियर। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, एक और चीज़ इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सारी सॉल्व की है। 2002 से लेकर के 2023 तक जितनी भी एग्जामिनेशन हुई है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, APFC की या LEO LC की, वो सारी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की है। तो यू कैन सी दैट पेपर ऑल्सो, ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम लोग ये नई सेशन की शुरुआत करते हैं और हम लोग इसकी बेसिक्स क्या है, लेबर लॉज की, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी के बेसिक्स पे आज थोड़ा ध्यान देते हैं। फिर कल हम लोग बेसिक्स पे क्वेश्चन पर करेंगे और फिर हम लोग एक्ट्स पे आ जाएंगे एज पर द शेड्यूल, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेबर लॉज, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लेबर, लेबर है क्या, है ना, ठीक है। तो लेबर जो होता है कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो काम जो होगा वो या तो मैनुअल होगा, ठीक है, हाथ से अपने कर रहे होगे, या मेंटल वर्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन तो क्या कोई भी काम आप मैनुअल या मेंटल कर रहे हो सो दैट इज, उसको लेबर हम लोग बोलेंगे? नहीं, हम लोग तब तक लेबर नहीं बोलेंगे जब तक कि वो वर्क में पैसे नहीं मिलेंगे। सो मनी इज इम्पोर्टेंट हेयर, है ना,
कि आप कोई मैनुअल वर्क कर रहे हो या मेंटल वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ मनी, मनी के बदले में, पैसे के बदले में अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लेबर। क्लियर? जैसे मान लीजिए अब कहेंगे कि मैनुअल वर्क क्या हो गया, तो मैनुअल वर्क हो गया कि मान लीजिए कि कोई पर्सन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, ईंट धो रहा है, सो दैट इज द मैनुअल लेबर। और कोई अकाउंटिंग वर्क बैठ करके ऑफिस में कर रहा है, दैट इज द मेंटल लेबर। ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर। लेबर जो होते हैं उसके कुछ प्रकार भी है। कौन कौन से प्रकार हैं? लेबर जो होते हैं, वन इज़ द अनस्किल्ड लेबर। तो अनस्किल्ड लेबर जो होते हैं, जिसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर स्किल नहीं है। वन इज़ द सेमी स्किल्ड लेबर, नाम से क्लियर है कि इनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इनके पास ट्रेनिंग हाईली स्पेशलाइज नहीं है, बट थोड़ी बहुत इसको नॉलेज है। स्किल्ड है, इसका मतलब इनको पूरी ट्रेनिंग मिल करके ट्रेंड है ना, इनको नॉलेज है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, सो दैट इज द स्किल्ड लेबर। क्लियर? एक प्रोफेशनल लेबर भी होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज जिसको होता है, दैट इज द प्रोफेशनल। नाउ लेबर को हम लोग स्किल के लेवल पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, और एक जो है सो एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट के अनुसार से भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं लेबर को। तो वेज लेबर हो गया, है ना, जो सैलरी वाले हो गया, और एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है जो किसी टेम्पररी वर्क के लिए, कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको हायर किया जाता है। तो एक तो हो गया परमानेंट, आप कह सकते हो, है ना, परमानेंट लेबर, और एक कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, क्लियर? अब देयर आर सम फीचर्स ऑफ लेबर, है ना। लेबर का कुछ फीचर है। तो पहला है इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। अब क्या कहता है इसमें, इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, क्या मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में समझिए कि जो लेबर होगा, है ना, वो वर्कर से सेपरेट नहीं होगा, है ना। जैसे आप अगर कुछ काम कर रहे हो, सो वर्कर, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर पेंटर है, ठीक है, पेंटर, सो पेंट करना इज अ सर्विस, है ना, ये सर्विस है। तो पेंटर जो होगा, वो पेंटर जो होगा ये वर्कर हो गया, ठीक है, एक वर्कर है जो पेंट करता है, और सर्विस क्या है? पेंटिंग, है ना। तो कहने का अर्थ है कि इनसेपरेबल फ्रॉम लेबर, मतलब कि लेबर को आपको सेल किया जाता है, सर्विस को सोल्ड किया जाता है। पैसे के लिए आप अपनी सर्विस बेचते हो, ना कि पर्सन को, इसीलिए उसको बोलते हैं इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। ठीक है, वर्क प्लेस स्पेसिफिक, ठीक है ना। अब वर्क प्लेस स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि लेबर ना, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो आप किसी लेबर को किसी को क्यों बुलाओगे, वर्कमैन को, है ना। सो लेबर वहीं यूज होगा जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि काम अगर होगा, है ना, तो लेबर की सप्लाई की ज़रूरत होगी हमको। अगर काम ही नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इट माइट पॉसिबल कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो वहाँ लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, और कोई एक नॉर्मल सा घर है वहाँ पे कोई वर्क नहीं चल रहा है तो वहाँ पे नहीं ज़रूरत होगा। तीसरा है कि ये लेबर जो होगा पेरिसेबल होता है। पेरिसेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है, ठीक है ना, तो वर्कर जो काम करता है दैट इज लेबर फॉर मनी। समझ में आ गया? जैसे हाउसवाइफ है, वो जो होती है, माँ होती है, वो जो काम करती है तो उनको उसके बदले में पेमेंट नहीं मिलती है, सो दैट पेमेंट नहीं मिलती है तो उसको हम लोग लेबर में काउंट नहीं करेंगे एज पर द डेफिनेशन। क्लियर? ठीक है, और वो मेंटल वर्क भी करती है और मैनुअल वर्क भी करती है। क्लियर? अब आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि आप पेंटर हो बट आप पेंट करोगे ही नहीं, ठीक है, तो वो आपका लेबर का यूज ही नहीं हुआ, है ना। और अगर आज आपने वर्क नहीं किया तो वो आपका लॉस्ट होगा। पेरिसेबल मतलब फिर वो लौट के वो दिन नहीं आएगा। क्लियर? जैसे आज अगर आप काम करने निकले ही नहीं तो आज का आपका लेबर जो होगा, ठीक है, वो आपको हमेशा के लिए लॉस्ट हो गया। वो स्टोर नहीं कर सकते, नहीं आज नहीं काम किया, अब इसको आज वाला आज के बदले कल कर लेंगे, दैट इज नॉट हैपन। ठीक है, सो लेबर अगर इफ नॉट यूज्ड ऑन गिवन डे इज लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, वीक बार्गेनिंग पावर, लेबर की ना पावर जो होती है, बार्गेनिंग पावर बहुत कमज़ोर होती है। ठीक है ना, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो आपको अपने जो
वो आपको अपने लेबर के से ही, है ना, सर्वाइव करते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द सर्वाइवल, है ना। तो जब आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। जैसे मतलब सामान ही खरीदने जाते हैं और आपको अगर नीड होगी, जब खरीदना ही है, तो आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। वेज डिपेंड्स ऑन डिमांड सप्लाई। लेबर की जो वेज होती है, दीज आर द फीचर्स दैट द वेज कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कितने लेबर है। जैसे मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ लेबर्स कम है, नंबर ऑफ वर्कर कम है, ठीक है, किसी काम के लिए, और हमको चाहिए ज़्यादा, है ना। जैसे 10 लोग हैं किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, पेंटिंग के लिए, और हमको चाहिए 15, तो उस कॉस्ट में जो ज़्यादा पैसा देगा उसके पास जाएंगे। सो वेज बढ़ गया, बिकॉज डिमांड बढ़ा तो वेज बढ़ गया, और ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं पे ऐसा हो जाएगा कि उसी हमारा डिमांड है 10 पेंटर का, बट हमारे पास 15 है, तो हम कम पैसे भी देंगे तो लोग जाएंगे, क्योंकि जाएगा तो टोटल 10 ही वर्क करने। क्लियर। सो तो पैसा जो डिपेंड करता है, वेज कितना मिलेगा वर्कर को, वो डिमांड और सप्लाई पे करता है। लेस मोबाइल, लेबर जो होते हैं वो लेस मोबाइल होते हैं, ठीक है। मशीन एक जगह है, ठीक है ना। और लेबर जो होते हैं, जो आपको आजकल तो लेबर बहुत जगह चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, बट लेबर जनरली लेस मोबाइल होते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल रीजन, कल्चरल रीजन या जोग्राफिकल बैरियर्स। जैसे मान लीजिए कि कोई माइट पॉसिबल जो ठंडे वाले जगह से होंगे तो वो शायद बहुत गर्म जगह पे नहीं जा सकते होंगे, बहुत गर्म जगह वाले से बहुत ठंडी जगह पे नहीं जा सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स, बट वो समय के साथ साथ चेंज जो होती रहती है। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है सो वर्कर्स कहीं से कहीं जाते हैं। एक ह्यूमन फैक्टर है इसमें। एक चीज़ और बताया गया है कि जब भी लेबर कुछ भी आप लेबर के लिए आप बात कर रहे हो, है ना, कोई भी उसके सोशल, मोरल, इकोनॉमिक कुछ चीज़ों के लिए बात कर रहे हो, तो आप उसको जो है सो लेबर को एज अ ह्यूमन बीइंग्स, आपको लेबर को एज अ ह्यूमन बीइंग्स उसको कंसीडर करके ही कोई भी मैटर आपको देखना है ना। क्लियर, समझ में आ गया। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये लेबर के बारे में आपको थोड़ी चीज़ें मैंने बता दिया। नो वेलफेयर, नो व्हाट इज़ द वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है कि कोई भी एफर्ट्स आप लगा रहे हो, ठीक है, कोई एफर्ट्स लगा रहे हो या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए कर रहे हो भैया? कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो टू किसी इंडिविजुअल की लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक करने के लिए, किसी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, उसके हैप्पीनेस के लिए, उसकी खुशी के लिए, है ना, किसकी? इंडिविजुअल के, है ना। जैसे देख लीजिए आप, ये जो है सो घर की चाबी दे रहे हैं, है ना, या वर्कर की हेल्थ की चेकअप हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। सो वेलफेयर का मतलब होता है द एफर्ट्स टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एफर्ट्स लगाएगा कौन भैया? तो ये एफर्ट कोई भी लगा सकता है। ये एफर्ट कोई गवर्नमेंट लगा सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन लगा सकती है, कोई कम्युनिटी लगा सकती है ना, सो डैट कि ये आपको वहाँ के जो लोग होंगे उसको सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल सिक्योरिटी होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द वेलफेयर। तो वेलफेयर जब आप समझ गए तो अब बात करते हैं हम लोग लेबर वेलफेयर के, ठीक है। तो लेबर वेलफेयर होता है आप किसी भी वर्कर के बेटरमेंट के लिए, कैसी बेटरमेंट? बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल बेटरमेंट, फिजिकल बेटरमेंट, मोरल बेटरमेंट, इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए। किसके बेटरमेंट? वर्कर के इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मोरल, इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए एम्प्लॉयर्स, मतलब जो उनको जॉब देता है वर्कर को, या गवर्नमेंट या कोई अदर एजेंसी कुछ करता है, कुछ भी करता है उनके बेनिफिट के लिए, तो उसको बोलते हैं लेबर वेलफेयर। मतलब वेलफेयर का मतलब होगा किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ, हैप्पीनेस, लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक करने के लिए जो एफर्ट लगाया जाता है। और लेबर वेलफेयर में वर्कमैन के, वर्कर के वेलफेयर के लिए उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, मालिक के द्वारा,
या गवर्नमेंट के द्वारा या किसी एजेंसीज के द्वारा अगर कुछ किया जाता है ना, उसके फिजिकल बेटरमेंट के लिए, उसके मोरल बेटरमेंट के लिए, उसके इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए, उसको बोलते हैं लेबर वेलफेयर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो लेबर वेलफेयर को डिफाइन किया गया हुआ है, लेबर वेलफेयर इज एफर्ट्स टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर वर्कमैन। मतलब ऐसा एफर्ट जो आपको वर्कमैन की लाइफ को जीने योग्य बना दे, है ना, उनको इतनी सुविधाएं, उतनी फैसिलिटीज़ दी जाए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया है, क्या बोला है कि अगेन द सेम थिंग दैट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज फॉर वर्कर्स इन और नियर देयर वर्कप्लेस। मतलब वर्कर्स का या वर्कर्स के वर्क प्लेस पे या वर्क प्लेस के आसपास में वो सर्विसेज फैसिलिटीज देना, जिससे वो जो जॉब कर रहा है वो हेल्थी और प्लीजेंट एनवायरनमेंट में जॉब करे और उस कारण से उसकी हेल्थ अच्छी रहे और एटीट्यूड उसका सही रहे। सो दिस इज द लेबर वेलफेयर। ठीक है, सिंपल टर्म में अगर समझेंगे कि वेलफेयर फॉर लेबर। क्लियर। अब है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। सो कुछ वेलफेयर के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। वन इज द टोटल कॉन्सेप्ट। सो वेलफेयर एज टोटल कॉन्सेप्ट। भाई टोटल कॉन्सेप्ट, अच्छा टोटल का मतलब हो गया सब, है ना, मतलब कंप्लीट वेलबींग ऑफ अ पर्सन। जैसे वेलफेयर तो आप सिर्फ अगर किसी को एक हेल्थ का भी दे दिए, एक घर भी दे दिए तो वेलफेयर हो गया, बट टोटल कॉन्सेप्ट कहता है कि कंप्लीट वेलबींग, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे मोरल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, इमोशनल हो, इकोनॉमिक तो आपको पूरा कंप्लीट वेलबींग अगर होगा तो हम लोग कहेंगे वेलफेयर एज ए टोटल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पूछते हैं इस पर, समझे, ठीक है ना। सिर्फ वेज देना से नहीं होगा, गोज बियॉन्ड वेजेज। वेजेज के अलावा भी यू हैव टू गिव द मेंटल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, कल्चरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, है ना, जिससे वो हेल्दी, डिग्निफाइड एंड सेटिस्फाइड लाइफ जी सके। सो दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट। अब वेलफेयर एज अ सोशल कॉन्सेप्ट क्या है? नाउ वेलफेयर को देखा जाता है, सोशल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वेलफेयर को देखा जाता है एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। कहा सोशल कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि भैया देखिए, इंडस्ट्री, सोसाइटी या गवर्नमेंट, इन सब की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर का या इंडिविजुअल का, आपको जो है सो इंडिविजुअल को आपको सपोर्ट करना। ठीक है, तो दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल। मतलब इक्विटी, जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, इस बेस पे वर्क वेलफेयर एज अ सोशल कॉन्सेप्ट में हो गया कि दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द वेलफेयर टू द पीपल। सो दैट इज द सोशल कॉन्सेप्ट। ठीक है, समाज की जिम्मेदारी हमारी हो गई, है ना। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होगा? वेलफेयर एज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो बोला कि वेलफेयर जो है ना वो नॉट एब्सोल्यूट। जो आज वेलफेयर है हो सकता है कि कल वेलफेयर नहीं रहेगा, है ना। समय के साथ, प्लेस के साथ और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ चीज़ें, वेलफेयर चेंज होती है। ठीक है, 50 साल पहले जिसको हम लोग वेलफेयर मानते थे वो हो सकता है आज बेसिक नीड में आ गया है ना। वो जो बेसिक नीड है वो देना ही है। सो दिस इज नॉट अ वेलफेयर, है ना। इवन प्लेसेज मतलब हो गया कि डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। हर जगह वेलफेयर अलग होता है। जैसे मान लीजिए जिस जगह सबको घर मिला ही हुआ है तो वहाँ पे घर वेलफेयर में नहीं होगा। अगर सारे लोगों के पास घर है तो वेलफेयर मेजर में घर तो आएगा ही नहीं। क्लियर। और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे हाउसिंग में बी वेलफेयर मेजर इन वन कंट्री बट अ बेसिक राइट इन अनदर। हो सकता है कि जहाँ पे हाउसिंग नहीं है तो हाउसिंग हो सकता है वेलफेयर मेजर में होगा, है ना। बट दूसरी कंट्री में जो है सो सबको घर है तो वो जो है सो वेलफेयर में नहीं आएगा, है ना। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, वेलफेयर एज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। नाउ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल सा समझिए कि दैट फोकसेज ऑन क्रिएटिंग पॉजिटिव कंडीशन फॉर ग्रोथ, हैप्पीनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब वेलफेयर से आप क्या कर सकते हो? पॉजिटिविटी ला सकते हो, ग्रोथ ला सकते हो, हैप्पीनेस ला सकते हो और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो वर्कर की, इंडिविजुअल का।
ठीक है ना। इसमें हेल्थ सर्विसेज कर दिए, एजुकेशन दे दिए, है ना, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे दिए, है ना, ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ पे एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, की कोई प्रॉब्लम नहीं है ये नहीं है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, वी आर गोइंग टू गिव द अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। सो दिस इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। होप समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो आप फिर 3 से देखेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको अच्छे से समझिएगा। थियोरीज ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर की टोटल 6 या 7 थ्योरी है, तो हम लोग बात करते हैं। 7 थ्योरीज है, तो उसमें एक थ्योरी है द पुलिस थ्योरी, ठीक है। ये सब अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। द पुलिस थ्योरी, अब पुलिस थ्योरी क्या कहता है कि भाई देखिए, कोई भी वर्कर होगा, है ना, कोई लेबर होगा, उसको जो है सो मिनिमम वेलफेयर तो चाहिए ही चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो उतना तो आपको कम से कम देना ही पड़ेगा, लेकिन ये थ्योरी ये कहता है कि जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन जो है ना वो सेल्फिश है। ह्यूमन क्या है, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश है। उसको ना कभी भी दूसरों के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, वो तो हमेशा ये चाहता है कि दूसरे के वेलफेयर के कॉस्ट पे अपना अच्छा हो जाए, ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए आना पड़ता है, जब खुद इंसान जो है सो दूसरे का सिर्फ यूज करना जानेगा, तो उस केस में क्या होगा कि आती है बात पुलिस थ्योरी की। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कानून, है ना। तो ये थ्योरी कहता है कि अगर बिना कंपल्सन के, बिना कानून के, बिना पीरियोडिकल सुपरविजन के, पनिशमेंट के डर के, एम्प्लॉयर्स जो है कुछ भी नहीं देगा एम्प्लॉई को, वर्कर को। समझ में आ गया? मतलब कहने का है कि पुलिस थ्योरी कहती है कि भैया ये कानून है जिस कारण से एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कुछ देता है। अगर ये कानून नहीं देता, क्योंकि उसको डर है पनिशमेंट का, है ना, कि क्योंकि पेरियोडिकल सुपरविजन हो रही है उसकी, है ना, कंपल्सन है उसको देना, इसलिए। अदरवाइज वो तो इतने सेल्फिश होते हैं जो आपको मिनिमम वेलफेयर एमिनिटीज भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना, और उनके वेलफेयर के पैसे खुद भी खा जाएंगे। जैसे मान लीजिए मिनिमम वेजेस देते हैं बिकॉज लॉ मेक्स इट कंपल्सरी। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर चाहता है इसलिए देता है, तब तो पुलिस थ्योरी होता ही नहीं, है ना। सो पुलिस थ्योरी में इसे ये है कि कानून के कारण ही वेलफेयर दी जाती है, ठीक है, हर केस में वेलफेयर दी जाती है। सो वेलफेयर जो दी जाती है वो क्यों दी जाती है, उसी को हम लोग थ्योरीज ऑफ वेलफेयर कहते हैं। कि वेलफेयर, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के लिए मदद कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्यों कर सकते हो। तो एक तो हो गया पुलिस थ्योरी, मतलब डर से, क्लियर। दूसरा है रिलीजियस थ्योरी। कभी कभी क्या होता है ना, रिलीजियस एंगल्स भी आता है, क्योंकि मैन जो है जनरली रिलीजियस, सोशली रिलीजियस एनिमल है ना। तो उनको ऐसा लगता है, उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर हम मान लीजिए कि अगर वेलफेयर करेंगे, ठीक है, तो हमारे जो पाप हैं, जो सिंस हैं, है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और हमें जो है सो या तो पाप है तो वो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो हमें पुण्य मिलेगा। वेलफेयर करने से हमें पुण्य मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो उसको या तो एज अ एटोनमेंट के रूप में लेता है। अगर किसी ने मान लीजिए पाप किया है तो वो क्या करता है, कुछ वेलफेयर का काम कर देता है, तो उसको ऐसा लगता है इसको करने से हम प्रायश्चित कर लिए एटोनमेंट के लिए, या ठीक है अगले जन्म में अच्छे के लिए, है ना, आफ्टर बर्थ, ठीक है ना, अगले जन्म के लिए आपको जो है सो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्लियर। जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयर है, वो हॉस्पिटल फ्री में बनाता है वर्कर्स के लिए, ठीक है ना, उनको ऐसा लगता है कि हम गुड कर्मा कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा होगा। सो दैट इज द रिलीजियस थ्योरी, ठीक है, कि हमारे जो पुराने कर्म हैं उसको प्रायश्चित करने के लिए हम कर रहे हैं, या अगले जन्म में हमको फ़ायदा मिले इस कारण से कर रहे हैं वेलफेयर, ठीक है। एक होता है फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। ये कहते हैं कि भाई मैन लव्स फॉर मैनकाइंड, इंसान को प्यार करता है इसीलिए वेलफेयर करते हैं। लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन के लिए, किसी को देख करके आपको कंपैशन आ गई तो उसके लिए वेलफेयर कर दिए। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है और कि एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करा दिया, है ना, चाहे वर्कर को कोई कंडीशन ख़राब दिख रही है तो इस करा दिया,
ठीक है, उनको दया आ गई जिस कारण से करा दिया, सो दैट इज द फिलेंथ्रोपिक थ्योरी। इन एवरी जो थ्योरीज ऑफ वेलफेयर में क्या है कि हर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वेलफेयर करने के कारण अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसी में पुलिस थ्योरी है, एक तो डर से करो या धर्म के रिलीजियस के अनुसार से, रिलीजियस मान्यता जो आपकी है उसके अनुसार से कर रहे हो कि पाप किए हैं तो उसके प्रायश्चित कर रहे हैं, है ना, या आपको आपकी कंपैशन, आपकी दया है आपके अंदर जिस कारण से आप कर रहे हो, है ना। अ फैक्ट्री ओनर प्रोवाइड फ्री स्कूलिंग फॉर वर्कर्स चिल्ड्रंस आउट ऑफ काइंडनेस, दया से कर रहा है। एक होती है ट्रस्टशिप थ्योरी जिसको हम लोग पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कहता है कि एम्प्लॉयर जो होता है वो एक गार्जियन या ट्रस्टी होता है। मतलब इसका मानना है कि पूरा जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो एक परिवार है, ठीक है, और एम्प्लॉयर जो है उसका गार्जियन है, ठीक है। तो जितना वर्कर्स वहाँ पे वर्क करते हैं उसकी वेल बीइंग जो है वो किसके हाथ में है, एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉयर इस बात को मान करके वेलफेयर करता है कि भाई मेरा ये परिवार है, इसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इसका तो हेल्प हम ही करेंगे। सो दिस इज द ट्रस्टशिप थ्योरी, ठीक है। जैसे एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है हाउसिंग कॉलोनी फॉर वर्कर, ट्रीटिंग देम लाइक फैमिली डिपेंडेंट्स, है ना, उसको फैमिली मान करके बोलती है घर दे दिया, है ना। अगला है द प्लैकेटिंग थ्योरी। नाउ व्हाट इज द प्लैकेटिंग थ्योरी? ये प्लैकेटिंग थ्योरी कहता है कि आप वेलफेयर की चीज़ें जो दे रहे हो, है ना, वेलफेयर की जो चीज़ें दे रहे हो वो वर्कर को खुश करने के लिए दे रहे हो, लेकिन कब? इसमें क्या प्लैकेटिंग थ्योरी कहता है कि आप वेलफेयर कर रहे हो, लेकिन कब कर रहे हो? जब वर्कर जो है आंदोलन करने बैठ गए, है ना, स्ट्राइक कर दिए, ठीक है, मिलिटेंट हो गए, डिमांड करने लगे, ठीक है, तब आपको लगा कि भैया इसको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी, तब दिए। मतलब यहाँ पे आपको वर्कर्स के डिमांडिंग मिलिटेंट रूप के कारण दे रहे हो। जब वर्कर जैसे मान लीजिए कि वर्कर बोल रहा है कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ठीक है, तो कंपनी ने उसकी बोनस बढ़ा दिया, कैंटीन फैसिलिटीज़ बढ़ा दिया। सो दिस इज प्लैकेटिंग थ्योरी, क्लियर। चौथा है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। बहुत सारे एम्प्लॉयर, ठीक है, अपने जो अंदर काम करते हैं एम्प्लॉई, उसके लिए वेलफेयर का काम उसका वेलफेयर का काम करती है, बिकॉज कि इससे हमारा गुडविल बनेगा। जैसे टाटा कंपनी जो है ना, उसके जो वेलफेयर के वर्क है उस कारण से उसकी प्रोडक्ट भी बिकती है, क्योंकि लोगों के नज़र में है कि ये अपने एम्प्लॉई का बहुत ख्याल रखती है। और उससे एडवर्टीजमेंट भी तो होती है ना, कि कोई कंपनी है वो फ्री मेडिकल कैंप्स करवा रही है वर्कर के लिए, सो दैट इज द एडवर्टीजमेंट भी तो हो रही है उसकी, है ना। तो पब्लिक से, उस पब्लिक पे उसका सिंपैथी जाएगा, गुडविल होगा, प्रचार हो रहा है। सो दिस इज द पब्लिक रिलेशन, पब्लिक से रिलेशन बनाने के लिए, क्लियर। द फंक्शनल थ्योरी, इसको हम लोग इफिशियंसी थ्योरी भी बोलते हैं। कहीं कहीं कभी कभी कहा जाता है कि वेलफेयर दिया जाता है सिर्फ इसलिए, वेलफेयर प्रोवाइड किया जाता है, वेलफेयर वर्क इसलिए किया जाता है कि वर्कर्स जो होंगे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, इफिशियंसी बढ़े, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़े, इस कारण से भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दे दिया, रेस्ट रूम दे दिया, है ना, कि उससे क्या होगा कि वर्कर खुश होंगे और प्रोडक्टिविटी हायर होगी। ठीक है, तो सम करते हैं। पहला हमारा था पुलिस थ्योरी, लॉ कानून के डर से वेलफेयर मेजर लेते हैं। दूसरा रिलीजियस, धार्मिक भावना के कारण लेते हैं। तीसरा फिलैंथ्रोपिक, काइंडनेस, दया है किसी का तो वो वेलफेयर मेजर वेलफेयर करती है ना। ट्रस्टिव थ्योरी, कंपनी जो है सो पूरे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपने पूरा समझते हैं कि पूरी कंपनी हमारी फैमिली है, पूरे एम्प्लॉई हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उस कारण से करते हैं, है ना, वेलफेयर। प्लैकेटिंग थ्योरी, जब जो लेबर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो डिमांडिंग हो जाते हैं, मिलिटेंट हो जाते हैं, है ना, तब वेलफेयर की जाती है। पब्लिक रिलेशन थ्योरी इसलिए की जा सकती है कि पब्लिक में हमारा गुडविल बने, तो पब्लिक रिलेशन थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी कि अगर हमें इस वेलफेयर को ये काम करने से हो सकता है कि इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इस कारण से वेलफेयर की जाती है। सो दीज आर द 7 थ्योरीज ऑफ वेलफेयर, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है कि वेलफेयर के 5 प्रिंसिपल हैं। 1 है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें कहता है कि इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि वेलफेयर जो प्रोग्राम है
वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हेल्थ है तो हेल्थ में हर तरह की हेल्थ को आपको, हर एस्पेक्ट को आपको देखना होगा, फिजिकल, सोशल, मोरल वेलबीइंग, है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। सो लेबर वेलफेयर का प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन, मतलब कि हर वेलफेयर वर्क एक साथ कोऑर्डिनेट करके होना चाहिए, ठीक है ना। सो हेल्थ में है तो आप पानी का व्यवस्था अलग करवा देंगे, है ना। सीकनेस वाली जो इलाज है वो एक अलग साथ ही चलेगा, है ना। मतलब अलग अलग आपका वर्कर नहीं हो पाएगा, वर्क आइसोलेशन में नहीं होगा। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। अब इसमें कहता है कि एसोसिएशन का मतलब कहता है कि जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम होगा, ठीक है ना, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम होगा उसमें वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। वर्कर्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। जिसकी वेलफेयर के लिए आप प्रोग्राम ला रहे हो उसको तो कम से कम आप इन्वॉल्व करोगे ना। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ भी वेलफेयर हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमने आपको बढ़िया सा एक कैंटीन बना के आप उसको गंदा कर दिए हो, तो उसमें कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वर्कर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ में। जैसे एक तो ये चीज़ हो गया, फिर डिफरेंट कमिटीज़ अगर होती है तो कमिटीज़ में भी दोनों रहेंगे, है ना, वर्कर्स भी रहेंगे एंड एम्प्लॉयर साइड से भी लोग रहेंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जितनी भी प्रोग्राम्स होंगे वेलफेयर प्रोग्राम, है ना, वो सब आंसरेबल होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि कुछ भी गलत सलत हो गया, है ना, ठीक है। तो बार बार वेलफेयर प्रोग्राम का रिव्यू भी ज़रूरी होना चाहिए। क्लियर। जो कमज़ोर है वेलफेयर प्रोग्राम उसको हम लोग हटाएंगे, ठीक है, या इम्प्रूव करेंगे, और जो सक्सेसफुल है उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस है कि कोई भी चीज़ जो होगा वो टाइमली चाहिए। अब बीमार आज पड़ रहा है, व्यवस्था बाद में दे रहे हो, है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं। सो टाइमली सपोर्ट जो है सो वेलफेयर जो है सो समय पे ही आपको जो है सो ज़रूरत अच्छी लगती है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को फाइनेंशियल नीड की बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करनी है या घर खरीदने हैं, तो आपको जल्दी पैसा देना पड़ेगा ना। अगर आप डिले कर दीजिए तो उसकी तो फिर यू आर डिनाइंग द बेसिक डिग्निटी एंड जस्टिस, ठीक है। सो टाइमली होना चाहिए। क्लियर। सो ठीक है। नाउ हमारे संविधान से भी प्रोटेक्शन है। कैसे है संविधान से प्रोटेक्शन? लेबर राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? सो इट इज़ रिटन इन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP, ठीक है। फंडामेंटल राइट सबसे पहले तो आप अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 38(1) में कहता है कि स्टेट को वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना, प्रमोट करना चाहिए वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है? बाय सिक्योरिंग, कैसे करेंगे वेलफेयर पीपल? सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे ए सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, है ना। कैसी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस आपको मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल ये 38(1) में भी लिखा हुआ है कि स्टेट को प्रमोट करना होगा वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इतना याद रखेंगे। आर्टिकल 14 आपको पता ही है, ठीक है ना, इक्वलिटी फॉर एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, है ना। 19(1)(c), एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो आर्टिकल्स याद रहेंगे। आर्टिकल 19(1)(c) कहता है कि आप बना सकते हो एसोसिएशन या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो इसी बेस पे आप यूनियन बनाने को भी परमिशन आपको संविधान देती है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तो है ही। इसके बाद आर्टिकल 23(1), ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ये आपको स्टेट को इंश्योर करना है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स ना हो एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग और बेगार और फोर्स लेबर, ये सब जो है सो नहीं होना चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती लेबर नहीं कराना चाहिए पहला। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर स्टेट को ज़रूरत पड़े तो वो आपसे काम करवा सकती है। दैट इज रिटन 23(2). दिस इज द एक्सेप्शन। नाउ आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 साल से कम का बच्चा जो भी होगा उसको किसी भी फैक्ट्री
या माइन में या कोई भी ऐसा जगह जहाँ हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ पे उसको वर्क नहीं करना है। कितना? 14 साल से कम के बच्चों को। आर्टिकल 39A में अगर आप जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मेन हो वीमेन हो, ठीक है, सबको इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, सो द सिटीजन मेन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, 39D में जाएंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मेन हो या वेमेन, अगर काम समान है तो पैसे समान देने हैं। 39A यहाँ पे है फ्री लीगल एड, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फ्री लीगल एड की प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जस्टिस की अपॉर्चुनिटी है ना, जस्टिस के एक्सेस की अपॉर्चुनिटी जो होगा वो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल टू एक्सेस द जस्टिस, ये भी याद रखेंगे। आर्टिकल 41 भी याद रखेंगे, है ना, कि स्टेट को इंश्योर करना है ना, दीज आर द डीपीएसपी में है कि स्टेट को कहा गया कि भैया, स्टेट को कहा गया कि स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के अनुसार से, है ना, बनाएंगे राइट टू वर्क प्रोविज़न फॉर राइट टू वर्क बना देंगे, राइट टू एजुकेशन, है ना, एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिजेबलमेंट, है ना। तो क्या कहा है इसमें कि स्टेट को इंश्योर करना है अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के अनुसार से प्रोविज़न बनानी है राइट टू वर्क की, राइट टू एजुकेशन की, और पब्लिक असिस्टेंस, है ना, आपको जो है सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उस केस में आपको जो है सो गवर्नमेंट मदद करे, ओल्ड एज के केस में, सिकनेस के केस में, डिजेबलमेंट के, यही तो सोशल सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, आर्टिकल 42 कहता है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना, कि स्टेट को ऐसे प्रोविज़न बनाने हैं जिससे जो वर्किंग का कंडीशन होगा वो जस्ट एंड ह्यूमन होगा। ठीक है, और मैटरनिटी रिलीफ भी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि स्टेट को ये सिक्योर करना चाहिए बाय द सुटेबल लेजिस्लेशन, है ना, लेजिस्लेशन लेके आइए, ठीक है, या जैसे आपको करना है करिए, कि हर वर्कर को, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो या अदर हो, उसको मिलनी चाहिए लिविंग वेज, है ना, ये आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है, सो दैट कि वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी पाए। क्लियर? ठीक है ना, इट्स नॉट अबाउट द कि मिनिमम वेज है, लिविंग वेज होना चाहिए जिससे कि वो अपना इंजॉय कर सके, अपने लीजर टाइम में सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ को भी इंजॉय कर पाए, है ना। 43 ये कहती है द स्टेट शैल टेक स्टेप बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर का पार्टिसिपेशन होनी चाहिए मैनेजमेंट में, है ना, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन होनी चाहिए मैनेजमेंट में। 43B क्या कहती है? 43B कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की आपको फॉर्मेशन की बात की है, ये आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया था। तो इतने सारी चीज़ें तो आपको जो है सो आर्टिकल्स में लिखी हुई है, एक एक रट्टा मार लेना है आपको। इसके बाद हमारी 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में भी आपको बात की गई है कि रेलवे और उस वहाँ पे जो वर्कर है उसका रेगुलेशन बनाएगी। यूनियन लिस्ट क्या होता है? जहाँ पे जो कानून होगा उस रिगार्डिंग, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कानून जो है वो बनाएगी पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकती है, बोथ स्टेट एंड पार्लियामेंट। नाउ रेलवे का कुछ अगर वर्कर्स वगैरह एम्प्लॉयड कर रहे हैं, लेबर है, तो उसके लिए जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ऑयल फील्ड हो गया, माइंस हो गया, मेजर पोर्ट्स, ये सब कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, है ना। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉई, यूनियन के एम्प्लॉई के द्वारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा उसको भी कौन करेगा? पार्लियामेंट। ठीक है। ट्रेड यूनियंस जो है, ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विद इन द स्टेट के अंदर में अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होती है या ट्रेड यूनियन होते हैं तो उसको कौन देखेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। वैसे ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट जो है वो आपको कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। क्लियर। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस
एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आती है आपको कंकरेंट लिस्ट पे, जिस पे कोई भी सब्जेक्ट बना सकता है। लेबर वेलफेयर जो होते हैं वो भी आती है कंकरेंट लिस्ट में, कि वर्किंग कंडीशन, प्रोविडेंट फंड, है ना, ठीक है, वर्कमैन्स कंपनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब पे बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आपको कैन मेक लॉज। देन फैक्ट्रीज, बॉयलर्स, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे जितने वर्कर्स हैं उस सब पे कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी बना सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगला कुछ हम कमेटी कमीशन की बात करते हैं, जो लेबर लॉज के लिए बना था, लेबर वेलफेयर के लिए बना था, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली कमेटी जो 1875 में बनी थी उसका नाम था फैक्ट्री कमीशन, है ना, कि इंडियन जो एम्प्लॉयज़ थे जो फैक्ट्री में काम करते थे उनकी कंडीशन को, वर्किंग कंडीशन को देखने के लिए बनाई गई थी ये फैक्ट्रीज कमीशन इन 1875, और उसी के बेस पे बनाई गई सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट इन 1881। वहाँ पे उस समय लॉर्ड रिपन थे, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा याद रखना है, एक व्हाइटली कमीशन बनाई गई थी, वो उसको हम लोग रॉयल कमीशन ऑन लेबर भी बोलते हैं, 1929 में। जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है छोड़ना नहीं है ना। ये प्लांटेशन में जो लोग वर्क करते थे उसकी कंडीशन के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट कमिटीज़ हैं। लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी एक बनाई गई थी 1944-46 में, उसके चेयरमैन थे DV रेगे। मतलब आपको बस ना कमिटीज वगैरह याद रखिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी वगैरह पूछता है, इसलिए मैंने ये सब बता दिया है। अब रिकमेंडेशन वगैरह इस कमेटी ने क्या दिया था, वो सब बहुत बड़ी बड़ी रिकमेंडेशंस हैं, तो उसको पढ़ करके टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एक थी कमेटी ऑन फेयर वेजेज बनाई गई थी, ट्रिपैर्टाइट। आप ये वर्ड ना लेबर लॉ में बहुत बार देखने को मिलेगा आपको, ट्रिपैर्टाइट का मतलब क्या होता है? ट्रिपैर्टाइट का मतलब होता है कि आपको एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है, एम्प्लॉई और जो जॉब ले रहा है, और गवर्नमेंट, तीनों के स्टेक होल्डर उस कमेटी में होंगे, है ना। वर्कर्स के भी होंगे, मैनेजमेंट के लिए भी होंगे, और गवर्नमेंट को, तो उसको बोलते हैं ट्रिपैर्टाइट आपको कमेटी। ठीक है, तो फेयर वेज पे कमेटी बनाई गई थी कब? 1948 में। ठीक है ना, कि वेज स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए कंट्री में। इसके बाद 1956 में एक सुपर स्ट्रक्चर बना था, उसका नाम था काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉई। ठीक है, तो 1956 में काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स बना था, मतलब इंडियन एम्प्लॉयर्स जितने भी हैं जो जॉब, मतलब कि कंपनी के मालिक वगैरह, उसकी काउंसिल बनी थी। ठीक है, 1956 में। तो वो जो बनी थी वो दो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको इकट्ठा करके एक बड़ा सा एक सुपर स्ट्रक्चर बनाई गई थी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी AIOE, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स से करके हुआ करता था, और एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हुआ करता था। तो ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों को मिला करके 1956 में बन गई थी काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर के लिए एक एसोसिएशन थी, वो आपको उसके बारे में मैंने बता दिया है। और जो काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स है उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जैसे दो बॉडीज़ है उसके बीच में, है ना, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन ठीक से हो, है ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें। और लास्ट में 1973 में क्या हुआ था, इसमें एक स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक इंटरप्राइजेज ज्वाइंट द CIE। तो पहले तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स थे और एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया थे, बाद में स्कूप स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज थे, जो कि पहले आपको पब्लिक सेक्टर की जो इंटरनल और एक्सटर्नल टास्क को देखते थे, वो भी आपको जो है सो इसमें मिल गया। तो ये CIE एक सुपर स्ट्रक्चर बन गया 1973 में, और बड़ा हो गया। ठीक है, तो इतना चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे कि पहली नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब बैठी थी, तो 24 दिसंबर 1966 को। कौन चेयरमैन थे? तो PV गजेंद्र गडकर थे। ठीक है ना, और ये रिपोर्ट अपना 69 में दिए थे। ठीक है ना, कि लेबर की क्या क्या प्रॉब्लम है। इसकी रिकमेंडेशन 10-20 200-400 पेज में है। ठीक है ना, तो ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर रूरल लेबर बिठाई गई थी 1987 में, है ना। उस 1987 में दिया था उन्होंने, रिकमेंडेशन 1991 में दिया, है ना। तो उसमें इन्होंने कहा कि एक होना चाहिए नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, है ना। उसमें बोला कि द मिनिमम वेज बिलो विच नो स्टेट गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेज। मतलब कि एक आप कर दो कि भाई ठीक है 400 रुपया नेशनल
फ्लोर लेवल मिनिमम वेज हो गया, मतलब इससे कम अगर यूपी हो गया, गुजरात हो गया, अब यूपी को मन है कि इसको हम 500 कर दे तो 500 कर दे, अब गुजरात को मन हुआ कि नहीं 300 कर दो तो वो नहीं कर सकता है, 400 ही करना पड़ेगा, है ना। 400 या उससे ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 400 तो करना ही है। सो दैट इज़ द नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज। और ये आया था आपको नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर की जो कमेटी बनी थी, उसी में ये आपको नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज का प्रस्ताव आया था, ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल ट्रिपैराइट कमेटी, मैंने बता दिया ट्रिपैराइट का मतलब होता है जहाँ पे एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट तीनों के लोग हों, ठीक है ना। तो ये आपको 1991 में बनाई गई थी कि जब हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किए थे तो उसके कारण लेबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए 1991 में ये कमेटी बनी थी। उसके बाद 1999 में 15 अक्टूबर 1999 को एक कमेटी बनाई जाती है, सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन। पहला जो है 1966 में बनाई जाती है और सेकेंड जो है 1999 में बनाई जाती है। उसके चेयरमैन जो होते हैं रविंद्र वर्मा, इसके चेयरमैन हैं PV गजेंद्र गडकर, याद रखना है, ठीक है। फिर ये 2002 में अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इनकी भी रिपोर्ट की 700-800 पेज की रिकमेंडेशन है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसमें देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये आपको 2004 में एक कमीशन बनाई गई थी डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता के नेतृत्व में। और ये इसलिए था क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कंडीशन थी वर्कर्स की, उसकी क्या सिचुएशन है उसके लिए। क्लियर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेज बोर्ड भी बनाई थी, जस्टिस मजीठा के नेतृत्व में बनाई थी 2007 में, वो भी आप याद रख सकते हो। वो आपको इसलिए बनाए थे कि जर्नलिस्ट जो थे, है ना, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, है ना, जो न्यूज़पेपर में वर्क करते हैं या कहीं पे काम करते हैं, उसके वेज रेट को फिक्स करने के लिए मजीठा कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इंडेक्स रिव्यू कमेटी 2006 में बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, है ना, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर GK चड्ढा, है ना। गवर्नमेंट को ये आपको एडवाइस करने वाले थे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो का बेस ईयर चेंज करना है नहीं करना है, इस बारे में CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का, तो उसके लिए इंडेक्स रिव्यू की कमेटी की चेंज करना ठीक है या नहीं है, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की फर्स्ट मीटिंग होती है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को पहले बोला जाता था ट्रिपैराइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, है ना। तो उसमें अभी तक 46 सेशन टोटल हुए हैं, लास्ट 2015 में हुआ था। ILC को हम लोग लेबर पार्लियामेंट भी बोलते हैं, है ना। ये गवर्नमेंट को, जो वर्किंग क्लास ऑफ द कंट्री है, उसकी जो इशूज़ हैं उसके बारे में गवर्नमेंट को एडवाइज करते हैं, ठीक है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ऑल स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ये सब इसके जो है सो मेंबर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो पूरी जो वर्किंग कंडीशंस थी उसके बारे में बता दी थी। 15वीं सेशन जो हुई थी 1957 में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, 1957 में हुई थी और उसके जो चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा थे। और उसी कॉन्फ्रेंस में आपको बोला गया था कि मिनिमम वेज कैसे फिक्स करेंगे। तो उसमें एक रूल्स दिया गया था कि 3 कंजम्पशन यूनिट फॉर 1 अर्नर, एक अर्नर पे आपको 3, मान के चलिए कि एक अर्नर पे 3 लोग खाने वाले हैं, डिपेंडेंट है, ठीक है। मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट ऑफ 2700 कैलोरी और एक एवरेज एडल्ट पे 2700 कैलोरी का फूड का आप मान के मिनिमम वेज तय करेंगे। इसके बाद एक साल में पर फैमिली 72 यार्ड कपड़ा आपको मान के चलना है। रेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम एरिया प्रोवाइडेड फॉर अंडर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम, रेंट की थी बात। फ्यूअल, लाइटिंग एंड अदर मिसलेनियस आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर टू कंस्टिट्यूट, जितना वेज होगा उसका 20% वेज हम फ्यूअल पे या लाइट पे, है ना, अदर मिसलेनियस आइटम पे भी देंगे वेटेज, ठीक है। तो ये कुछ था, इस सब को ध्यान रख करके और हमको बनाना था क्या, मिनिमम वेज, ठीक है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशंस है कुछ, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ILO की जो फॉर्मेशन हुई थी 1919 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो वर्ल्ड वार 1 के बाद होती है, वर्साइल की संधि, और उसी संधि में ये बात होती है कि हम बनाएंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और बनती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अभी अराउंड 182 मेंबर्स वहाँ पे है। अभी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके DG जो है वो है गिलबर्ट F. होंगबो, ठीक है।
और इंटरनेशनल लेबर 187 मेंबर, सॉरी, ठीक है। और फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी, स्पेशलाइज का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, लेबर के लिए, है ना, वो आपको यूनाइटेड नेशन का ये बन गया था। और इसमें जो है सो ट्रिपैटाइट जो है सो इसकी स्ट्रक्चर है। ट्रिपैटाइट का मतलब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है गवर्नमेंट के भी है, एम्प्लॉयर्स के भी है और वर्कर्स के भी है। अब इनका काम क्या है? सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, वर्किंग कंडीशन, है ना, जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड से लेबर की वर्किंग कंडीशन को ठीक करना, ठीक है। तो ये जो है सो इसका काम है। अब ये जो है सो इसके 2 डिक्लेरेशन आपको याद रखने हैं। तो कुछ जो डिक्लेरेशन जो ILO के इम्पोर्टेंट है वो हम करा देते हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो ILO की एक डिक्लेरेशन हुई थी फिलडेल्फिया में 1944 में, और इस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे ये बात किया था कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। तो उसमें बोला था कि लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी, बोला कि लेबर को कमोडिटी नहीं मानना है, बिकॉज द वर्कर्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स है, कोई मशीन या गुड्स नहीं है जिसको बाई, कमोडिटी मतलब बाई या सोल्ड किया जा सकता है, ऐसा कोई मशीन या गुड्स नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन एसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होने के लिए आपको वर्कर के पास में राइट टू स्पीक फ्रीली एंड फॉर्म या ज्वाइन एनी यूनियन, ये जो है सो आपको इसकी फ्रीडम होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि पॉवर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट ए डेंजर्स टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, मतलब कहा कि अगर किसी एक प्लेस पे भी अगर गरीबी होती है तो इट कैन हार्म प्रोस्पेरिटी एंड पीस एवरीवेयर, तो सारे जगह की वो प्रोस्पेरिटी को ख़राब कर देगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो कहा था उसमें ये कहा था कि अगर आपको पॉवर्टी के खिलाफ लड़ना है, ठीक है ना, तो हर कंट्री को एक साथ मिल के आना पड़ेगा, ठीक है, और एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसमें वर्कर्स का रोल, वर्कर्स हो, एम्प्लॉयर्स हो, है ना, सबके इक्वल, या गवर्नमेंट हो, है ना, ये सब मिल करके फैसला ले, है ना, किसके लिए? वेलफेयर, कॉमन वेलफेयर के लिए ये आपको सब मिल करके फैसला लेगा, तभी जो है सो पॉवर्टी हटेगी। समझ में आ गया? ठीक है ना। और कंटिन्यूअस एफर्ट होनी चाहिए उसकी, और सब मिल करके करें। क्लियर? एक चीज़ और इसमें है, इसके बाद 1998 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेरेशन किया कि हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल राइट एट वर्क जो है सो क्या होगा। तो इन्होंने एसोसिएशन बनाना, ठीक है, एसोसिएशन का रिकॉग्निशन करना, है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग होना, है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? जिसमें कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाले दोनों साथ बैठ करके किसी चीज़ का फैसला कर ले, कोर्ट में ना जाए, है ना। इसके बाद फोर्स और कंपलसरी लेवल का ख़त्म करना, ठीक है, चाइल्ड लेबर का एबोलिशन करना, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन में नहीं करना, और वर्किंग इन्वायरमेंट जो हो सेफ़ और हेल्थी हो। ये हर जगह पे जहाँ पे भी वर्क हो रहा है वहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए। दैट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द, ये आपको ILO भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क। अब देखिए समय समय पे क्या होता है कि कन्वेंशंस होती रहती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो अभी तक जो है सो 47 कन्वेंशन और एक प्रोटोकॉल जो है सो इंडिया ने रेटिफाई किया है आज तक, ठीक है। 10 जो है सो कोर कन्वेंशन है, उस पर पहले हम लोग फोकस करते हैं, जिस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना, जो फंडामेंटल आपको जो है सो कन्वेंशंस हैं। तो उस 10 कन्वेंशन में 6 जो है सो इंडिया ने रेटिफाई किया है और 4 रेटिफाई नहीं किया है। तो 6 जो रेटिफाई किया है वो भी इम्पोर्टेंट है। जो अब रेटिफिकेशन से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 29, नंबर भी याद रखेंगे, और उस किससे रिलेटेड है? फोर्स्ड लेबर से। मतलब फोर्स्ड लेबर का प्रोहिबिशन, इस कन्वेंशन में बात हुआ था कि फोर्स्ड लेबर को हम प्रोहिबिट करेंगे। सो दैट इज़, तो आप अगर साइन कर दिए देन यू हैव टू टेक अ मेजर टू प्रोहिबिट द फोर्स्ड लेबर, इसीलिए उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन, है ना। तो फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन हो गया, एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 105, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन 100, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भी साइन किया हुआ है, कन्वेंशन नंबर 111। मिनिमम एज कन्वेंशन कि इस पर्टिकुलर एज से ज़्यादा के लोगों को आप जॉब नहीं करवा सकते, उसको भी इंडिया ने रेटिफाई किया है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 182, इसको भी हाल में इन्होंने रेटिफाई किया है। 4 जो रेटिफाई नहीं किया है 87, 98, 155, 187। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, ये इस पे साइन नहीं किया है,
है ना, कि एसोसिएशन का राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग आपका राइट है वो उस पर साइन अभी नहीं हुआ है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन पे साइन नहीं हुआ है, और प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन इस पे इंडिया ने 4 पे साइन नहीं किया। तो आप ये सारा याद रखेंगे। उसके अलावा 17 नंबर याद रखेंगे, वर्कमैन्स कंपनसेशन कन्वेंशन था। 144 नंबर ट्रिपैराटाइट कंसल्टेशन, मतलब कि इट इज नेसेसरी टू कंसल्ट एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। 154 नंबर कलेक्टिव बार्गेनिंग पे था, है ना। इसके बाद 102 नंबर सोशल सिक्योरिटी पे था कि मिनिमम स्टैंडर्ड की सोशल सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए, है ना। ठीक है, एक चीज़ और इसमें याद रखना, तो इतनी ज़्यादा ये 3-4 एक्स्ट्रा हो गया 10 से, और आप एक ही याद रखना कि जो 1947 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिजोल्यूशन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप वर्कर के फैमिली प्लानिंग पे बात कर रहे हो, पैसा खर्चा करोगे, तो वो भी वर्कर के लेबर के वेलफेयर में काउंट होगा। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि लेबर यूनियंस इंडिया में कौन कौन से हैं, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले अगर 1890 में बात करें तो एन.एम. लोखंडे जी थे। एन.एम. लोखंडे जो है सो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसके बाद 1909 में कामगर हितवर्धक सभा, वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी फॉर्म किया गया था। उसमें तालचेरकर जी थे, एस.के. बोले थे, बी.आर. नरे थे, एस.डब्ल्यू. पाटिल और भी लोग थे, ठीक है। उसके बाद 1918 में बी.पी. वाडिया के द्वारा मद्रास लेबर यूनियन, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। 1918 में महात्मा गांधी और अनसुया साराभाई के द्वारा शंकरलाल बैंकर भी थे, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनती है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये आपको लाला लाजपत राय के अंदर में और एन.एम. जोशी के अंदर में बनती है 1920 में, और यही जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंडिया का रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। और ये किस पार्टी से एसोसिएटेड है, वो CPI, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप देख लेना। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1947 में बनी थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्कर विंग थी, ठीक है। हिंद मजदूर सभा, ये 1948 में बनी थी, और इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी। भारतीय मजदूर संघ, ये 1955 में बनी थी, ये RSS BJP इसकी एसोसिएटेड पार्टी है। सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन, ये 1970 में बनी है, और ये एसोसिएटेड पार्टी है CPI मार्क्स का, ठीक है, मार्क्सिस्ट का। एक इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन है जो बना गया था 2006 में। इसमें 2 मर्ज हुआ था, एक मर्ज हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन एंड वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर, ये दोनों मिल करके आपको बनाया है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, ठीक है। ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट को जो है सो प्रमोट करता है। क्लियर। अब इसमें याद रखना है कि वियना ऑस्ट्रिया में ये जो स्टार्टिंग हुई थी, है ना, वियना 2006 में वियना ऑस्ट्रिया बनाई थी। इसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इनके अभी जनरल सेक्रेटरी जो है राइडर जी हैं, और सरन बर्रो जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। ये भी याद रखेंगे, इट माइट की क्वेश्चन पूछे जाए इस पर। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब हो गया ओल्ड एज पीपल हो, बच्चे हो, है ना, बुजुर्ग हो, उनको जो है सो घर की देना, घर की व्यवस्था करना, या आफ्टर रिटायरमेंट कुछ व्यवस्था देना, है ना। दिस इज़ द सोशल सिक्योरिटी। मतलब कि किसी प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी का मतलब प्रोटेक्शन गिवन बाय कि कौन देगा, गिवन बाय द स्टेट या सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी किसको देगा, टू इंडिविजुअल जिसको ज़रूरत होगी, है ना। क्लियर, समझ में आया। तो दिस इज़ द सोशल सिक्योरिटी। नाउ ILO जो कहता है वो कहता है कि सोशल सिक्योरिटी, ILO कहती है कि सोशल सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन दैट सोसाइटी प्रोवाइड टू इट्स मेंबर थ्रू पब्लिक मेजर्स टू इंश्योर एक्सेस टू मेडिकल केयर, इनकम सिक्योरिटी ड्यूरिंग, किस समय में, सिकनेस के समय में। जब आपकी सिचुएशन बहुत ठीक है तब क्यों देंगे सोशल सिक्योरिटी। अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज हो गया तो आपको ओल्ड एज पेंशन दे दिया, है ना। वर्क इंजरी हो गया, मैटरनिटी हो गया, या ब्रेड विनर मतलब जो कमाने वाला है उसकी ही जो है सो डेथ हो गई, तो उस केस में दी जाती है सोशल सिक्योरिटी, है ना। इंडिया में 2 तरह की सोशल सिक्योरिटी होती है। एक होती है कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी, जहाँ पे वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स और कभी कभी गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करते हैं मनी, और एक फंड बनाते हैं, और उससे जो है सो आपको बेनिफिट दी जाती है, जैसे EPF एक्ट हो गया, ESI एक्ट हो गया। एक होता है नॉन कंट्रीब्यूटरी, जहाँ पे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर नहीं फंड करते हैं, सिर्फ करती क्या कौन है, गवर्नमेंट, है ना। वर्कर के द्वारा नहीं ली जाती है, गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट जो है
आपको प्रोवाइड करती है। जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत व्हील चेयर दे दिए किसी दिव्यांगजन को, है ना, समझ में आया? ठीक है, सो ये सोशल सिक्योरिटी हो गया। नाउ दिस इज द एम्प्लॉयर, है ना, और ये हो गई फैक्ट्री, ये एम्प्लॉयर, और ये हो गए वर्कमैन। तो ये दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, इसका मतलब इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छी है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है कि जो रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इवन इन विथ गवर्नमेंट ऑल्सो, है ना, किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इसमें कवर क्या होती है कि वर्कर जो है मैनेजमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे अपना डिस्प्यूट को बातचीत से ही सॉल्व कर लेता है, सो दैट कि इंडस्ट्री जो है सो स्मूथ फंक्शनिंग करता रहे। वीवी सिंह के अकॉर्डिंग, वीवी सिंह जो है उनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन आर एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर अच्छा होगा तो उसका सोशल रिलेशन भी अच्छा होगा, है ना, ठीक है। और ये रेगुलेट कौन करता है? स्टेट। क्लियर? डेल यॉर्डर जी थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को बताया था मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आपको जिससे कि एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि इंडस्ट्री जो है सो ग्रो करे। अब इसके ना इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। देर आर 3 पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी 3 है, जैसे वेलफेयर के मैंने अप्रोच बताए थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी 3 है। नाउ एक है यूनिटरी पर्सपेक्टिव। नाउ यूनिटरी पर्सपेक्टिव वाले का व्यू पॉइंट क्या है कि वर्क प्लेस जो है ना, वर्क प्लेस को वो देखते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह, जहाँ पे मैनेजमेंट का भी सेम ही गोल है कि काम करवाना, वर्कर्स का भी सेम गोल है। ठीक है, यूनिटरी मतलब वर्कर और मैनेजमेंट, देखो जहाँ भी इंडस्ट्रियल रिलेशन आ गया वहाँ पे वर्कर और मैनेजमेंट की बात हो गई। यूनिटरी पर्सपेक्टिव में तो वर्कर और मैनेजमेंट दोनों का गोल सेम है। तो जब गोल सेम होगा तो कन्फ्लिक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा नहीं, अगर होगा भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग से होगा, उसको बहुत ज़्यादा आराम से जल्दी से सॉल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे यूनियन की ज़रूरत, जब लड़ाई ही नहीं होगी तो ट्रेड यूनियन कोई जैसा ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, और उसमें मैनेजमेंट का रोल होता है कि आप जो है सो वर्कर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करें। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको हो गई यूनिटरी। एक होती है प्लुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। यहाँ पे वर्क प्लेस जो होगा उसमें सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, है ना, एम्प्लॉई के अलग होते हैं, एम्प्लॉयर के अलग होते हैं, यूनियंस के अलग होते हैं, गवर्नमेंट के अलग होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब इंटरेस्ट अलग हो गया तो कन्फ्लिक्ट हो नेचुरल है, क्योंकि सबके गोल अलग हो गए। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन इसमें बनेंगे ही बनेंगे। तब फिर अब जब लड़ाइयाँ होगी तो या तो कलेक्टिव बार्गेनिंग से सॉल्व हो जाएगा, नेगोशिएशन से, या कानून एडजुडिकेशन से होगा ना। देखो एडजुडिकेशन क्या होता है, कभी भी मैटर जो कोर्ट में चला जाता है तो उसको एडजुडिकेशन बोलते हैं। और कलेक्टिव बार्गेनिंग होते हैं कि एम्प्लॉई वाले साइड के लोग, एम्प्लॉयर के साइड के लोग बैठ करके फैसला कर लेते हैं कि भाई ठीक है, इस बात पर हम लोग लड़ रहे थे, ये कर लेते हैं, दोनों मिल करके नेगोशिएशन कर लिए, है ना। ठीक है ना। मार्क्सिस्ट और रेडिकल पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव तो सिर्फ एक ही था कि भैया पैसा, लड़ाई होगी, है ना, क्लास स्ट्रगल की बात इन्होंने हमेशा किया है। बोला कि ये तो भाई क्लास स्ट्रगल है। इन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कैपिटल के मालिक होते हैं, है ना, ओनर्स ऑफ कैपिटल। और वर्कर जो होता है वो तो बस लेबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बोला कि कन्फ्लिक्ट तो होना ही है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ नहीं है, कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। और इसमें ट्रेड यूनियन चाहिए ही चाहिए, कि नहीं तो वर्कर का होगा एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला। जैसे मान लीजिए कि स्ट्राइक्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटिव वेजेज और अनसेफ वर्किंग कंडीशन, ये जो है सब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि भैया कैपिटलिस्ट क्लास स्ट्रगल तो होगा ही होगा। मतलब कि अगर जो अर्निंग है, जो पैसे हैं, जब तक वो डिफरेंस चेंज नहीं होंगे, है ना, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में, तब तक जो है सो कन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, सो ये 3 पर्सपेक्टिव है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा, नहीं होगा तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगेन विल डिस्कस। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन, एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ। पहला जो स्टेप होता है वो विश्वास पे रखी जाती है।
यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयर केस, जस्ट टेक द फर्स्ट डे। आप पूरा देखेंगे नहीं कि भाई चलो अभी एक वीडियो हुआ है, अभी 40 वीडियोज है, कैसे होगा ये तो मुझे समझ में नहीं आया, है ना। पहला स्टेप तो लीजिए, फर्स्ट वीडियो, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, है ना, और ऐसे करके आपको मिल जाएगी सक्सेस। सो ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। हम लोग अगले सेशन में इस जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं और इसके अलावा भी कुछ कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे बेसिक्स पे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि इसमें कैसे अप्लाई करेंगे जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी और हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्लास फिर कल हम लोग 8 बजे इसकी नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें बताएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।